ये एक ऐसा रिश्ता है कि जहां पे हम सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस करते हैं। ये एक ऐसा रिश्ता है कि जहां पे हम सबसे ज्यादा अपेक्षाएं रखते हैं। ये ऐसा रिश्ता है कि जहां पे हम सबसे ज्यादा दुखी होते हैं। और ये ऐसा रिश्ता है कि जहां पे हमारी वाइफ हमें सबसे पहले रोम रोम उसका हमें बहुत अच्छा लगता था, रोमांटिक लगती थी पूरी वाइफ, और आज उसका रोम रोम एंटिक लगता है। रोमांटिक वाइफ से रोम रोम एंटिक तक हम पहुंच गए हैं दोस्तों। फिर से हमें रोमांटिक तक पहुंचना है। पहले की जो सिचुएशन थी आज शायद वो सिचुएशन नहीं है, तो ऐसा हम कैसा फिर से ला सकते हैं। बट दोस्तों ज्यादातर घरों के अंदर यदि हम देखें तो घर में जब हस्बैंड जाते हैं तो सिचुएशन कुछ ऐसा होता है। ज्यादातर घरों में ऐसा पाया गया है। इट डजंट मैटर हु यू आर, वाइफ इज वाइफ। सो अब कोई भी मुकाम पे हो, कोई भी लेवल पे हो, बट घर पे जाने के बाद अपना लेवल रियल में पता चलता है। दोस्तों ऐसा आप सभी लोगों का अनुभव होगा कि ज्यादातर केस के अंदर हम ऑफिस से या हमारे काम काज के जो भी प्लेस है, शॉप वगैरह है, वहां से हम घर पे जाते हैं, दरवाजा खुलता है, साथ ही साथ में वाइफ का मुंह भी खुलता है। फॉर्चुनेटली दरवाजा बंद हो जाता है। ताली नहीं, जवाब चाहिए। मुंह बंद नहीं होता और उस समय पे हस्बैंड को ऐसा लगता है कि पूरे दिन जो मेरी वाइफ है वो कितना बोलती रहती है, बहुत बोलती है मेरी वाइफ। बट दोस्तों यहां पे सारे पुरुषों का मैं भ्रम तोड़ना चाहता हूं। एक साइंटिफिक सर्वे दर्शाता है कि यदि एक पुरुष जो है वो पूरे दिन में कितने शब्द बोलता है, तो एक पुरुष पूरे दिन के अंदर तकरीबन 27,000 शब्दों को बोलता है, और एक जो फीमेल है, एक जो स्त्री है, वो दिन के अंदर तकरीबन 30,000 शब्दों को बोलती है। सो दोनों के बीच में उतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। सो 27,000 शब्द एंड 30,000 शब्द, मेजर कोई डिफरेंस नहीं है। बट दोस्तों सिचुएशन क्या होता है कि आप सुबह से जब ऑफिस के लिए निकलते हो टिफिन वगैरह लेकर, पूरे दिन 27,000 शब्दों को कंप्लीट करके घर पे आते हो, और वाइफ पहले से शुरुआत करती है। तब जाके ये प्रॉब्लम की शुरुआत होती है और हस्बैंड को लगता है कि यार मेरी तो बैंड बजने वाली है, आज बहुत वो बोलने वाली है। बट दोस्तों ये जो रिश्ता है, ये जो छोटी मोटी नोकझोंक है, ये नोकझोंक के अंदर यदि हम कहे, एक फीमेल तकरीबन रोज का 21 से 22 मिनट का टाइम वैसा होता है जो अपने हस्बैंड की गलतियां निकालने के लिए निकालती हैं। ये साइंटिफिक सर्वे है। सो आपके हस्बैंड बोले शायद आप ना माने, बट ये साइंटिफिक सर्वे है दोस्तों। रोज का 21 से 22 मिनट का टाइम वाइफ का जो दिमाग है वो उसके लिए काम करता है कि मेरे हस्बैंड आज के दिन में कौन कौन सी गलतियां करते हैं, और सारे हस्बैंड उस बात से अवेयर है। शायद वाइफ को थोड़ा ज्यादा लगे, बट कोई बात नहीं दोस्तों। ये जो छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, छोटी मोटी तूतू मैमे होती रहती है, इसमें हर वाइफ एक बार अपने हस्बैंड को जरूर से ये बोलती है कि ये तो बच्चे हैं उसके लिए टीकी हूं, आपके साथ तो कोई रहे ऐसा। अरे बोलो ना बाबा, नहीं है। और दूसरा एक डायलॉग जरूर से आता है। दूसरा डायलॉग ये होता है, ये तो मैं भोली भाली सीधी सादी मिल गई, शुक्र करो खुदा का, कोई तेज तराक मिलती तो पता चलता। एंड वाइफ जब ये डायलॉग मारे तब हस्बैंड कंफ्यूज हो जाता है कि ये यदि सीधी सादी है तो तेज तराक कैसी होगी। एंड उसके बाद में बेचारा बोलना बंद कर देता है। सो दोस्तों ये जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते के अंदर जो सबसे पहले टाइप के हस्बैंड होते हैं ना, ये हस्बैंड कैसे होते हैं मालूम है? सोता टाइप के हस्बैंड। सो कुछ टाइप्स है हस्बैंड के। सबसे पहले होते हैं सोता हस्बैंड, माने वो जैसे ही घर पे आएंगे ना, उसके बाद में या तो वो सोफे के ऊपर या तो वो बेड के ऊपर आराम ही आराम करेंगे। वो संडे का दिन होगा, 12 बजे से पहले उठेंगे नहीं, खाना खा के फिर वो सो जाएंगे। जब भी वाइफ कुछ बात करे, बच्चे कुछ बात करे, खेलने के लिए, बाहर घूमने जाने के लिए, उनके दिमाग से एक ही बात आती है, उनकी जुबान से एक ही बात आती है, थोड़ा आराम कर ले। सोता हस्बैंड। ऐसे हो सकते हैं यहां पर भी, बट यहां पे मत सोने देना। नंबर 1 सोता हस्बैंड। दूसरा हस्बैंड होता है वो रोता हस्बैंड होता है। वो हमेशा दुखी आत्मा की तरह घूमता रहता है,
हमेशा वो दुखी आत्मा की तरह घूमता रहता है। वो ऑफिस पे जाए, बोले यार कैसा चल रहा है धंधा, बोले यार बहुत मंदा है। वो घर पे आए और वाइफ कुछ बोले, कुछ डिमांड करे साड़ी के लिए, ड्रेस के लिए, नेकलेस के लिए, बच्चों के साथ घूमने के लिए, ये समर वैकेशन के अंदर, तो भी वो हस्बैंड रोता है कि नहीं अभी नहीं, बाद में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो सबसे पहले कौन से टाइप के हस्बैंड होते हैं? देखो जिनके हैं वो ही बोल रहे हैं, राइट? चलो गुड, अच्छी बात है। तो सबसे पहले कौन सा टाइप होता है हस्बैंड का? सोता हस्बैंड। दूसरा रोता हस्बैंड होता है। तीसरा जो होता है वो होता है श्रोता हस्बैंड। वो श्रोता होते हैं, वो अपनी वाइफ की सारी बात सुनते तो है बट करते कुछ नहीं। माने वाइफ बोले आज शाम को आप सब्जी लेके आना, या कुछ सामान वगैरह मंगवाया हुआ है वो लेकर आना, बोलेंगे हाँ हाँ जरूर लेके आऊंगा, बट लेके कभी आते नहीं। वाइफ बोले चलो यहां पे घूमने, हाँ करेंगे बट कभी करते नहीं। तो सबसे पहले कौन से टाइप के हस्बैंड होते हैं? जल्दी जल्दी, सारी वाइफ का मुझे प्रॉपरली रिप्लाई चाहिए। सबसे पहले, देन आफ्टर श्रोता, देन आफ्टर होता है सरोता। सरोता ने जो गुजराती में हूं कहूं तो दैट इज सुड़ी। ये सुड़ी सोपारी ने कापवाનું काम करे, सेम टाइप के ये हस्बैंड होते हैं जो हमेशा अपनी बीवी को काटने का काम करते हैं, हमेशा टॉन्ट मारते हैं। वो बोले मैं जिम में जाना चाहती हूं, बोले अभी पूरे साल का तूने जो लास्ट टाइम पैसा भरा था एक भी बार नहीं गई थी। वो हमेशा टॉन्ट मारेंगे। वो बोलेंगे कैसी दिखती हूं, बस 10 किलो बढ़ गया है। वो हमेशा टॉन्ट मारते रहते हैं। वाइफ कुछ अच्छा करना चाहती है बट वो हमेशा टॉन्ट मारते रहेंगे। तो ये टाइप के हस्बैंड होते हैं। और सबसे लास्ट में होते हैं जो होते हैं समझौता वाले, जो हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हैं एंड वो अपनी वाइफ को और अपने परिवार को हमेशा खुश रखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और इस तरीके से जब साइकोलॉजिस्ट लोग हस्बैंड के ऊपर सर्वे कर रहे थे, उन्होंने यही सर्वे वाइफ के ऊपर करने की कोशिश की। तकरीबन 10,000 जितने टाइप ढूंढ लिए हैं, बट उन्होंने कहा ये अभी लिस्ट फाइनल नहीं है, जब होगा तब आपको दे देंगे। उसके ऊपर अभी तक कोई कंप्लीट रिसर्च नहीं हो सका है दोस्तों। दुनिया में सबसे ज्यादा जोक शायद हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर बने हैं, बट दोस्तों सबसे करीबी रिश्ता हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप का होता है। तो ये रिश्ते में ये प्रॉब्लम्स आते हैं, ये प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं उसके ऊपर हम सबसे पहले यहां पे देखें। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहां पे देखें कि हमारा जो ब्रेन है वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। जो भी हमारे एंजॉयर एग्जाम्स के पार्टिसिपेंट है वो ये ब्रेन के बारे में जानते हैं। जो नए मित्र हैं उनके लिए मैं थोड़ी सी ये बात शेयर करना चाहूंगा कि ये जो हमारा ब्रेन है दोस्तों वो 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। यहां से यदि हम लेते हैं ये वाला पोर्शन तो ये राइट ब्रेन होगा, और ये वाला पोर्शन यदि हम लेते हैं तो ये लेफ्ट ब्रेन होगा। दोनों ब्रेन का जो काम है वो अलग अलग है। जैसे ये जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल ब्रेन है, राइट ब्रेन है वो क्रिएटिव ब्रेन है। जो लेफ्ट ब्रेन है वो बुद्धि लगाने का काम करता है, जो राइट ब्रेन है वो इमोशंस का काम करता है दोस्तों। जो लेफ्ट ब्रेन है वो कैलकुलेशन करने का काम करता है, और जो राइट ब्रेन है वो हमेशा इमोशंस को देखता है, भावनाओं को देखता है, वो क्रिएटिव ब्रेन है। सो इस तरीके से यूं हम देखें तो जो लेफ्ट ब्रेन है उसके कुछ काम अलग हैं, एंड जो राइट ब्रेन है उसके काम कुछ अलग हैं। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो 2 ब्रेन है उसमें से जो लेफ्ट ब्रेन है उसका पावर सिर्फ 10% है, एंड जो राइट ब्रेन है उसके पास 90% पावर्स है। दोस्तों अब ये सिचुएशन को यदि हम देखें तो जो मेल होते हैं, जो भी पुरुष यहां पे होते हैं, वो लेफ्ट ब्रेन ओरिएंटेड जीवन जीते हैं। सो भगवान ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि पुरुष हमेशा लॉजिकल ब्रेन का ज्यादा यूज करेंगे, एंड जो फीमेल है, जो स्त्री है, जो पत्नी है, वो राइट ब्रेन का बाय डिफॉल्ट ज्यादा यूज करती हैं। सो जो फीमेल है वो राइट ब्रेन का ज्यादा यूज करती है, इसीलिए वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, इसीलिए वो ज्यादा इनोवेटिव होते हैं, एंड इसीलिए शायद उनके कपड़ों के लिए बहुत सारी रेंज होती है। हमारे लिए तो व्हाइट कलर, ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर, शादी के पहले तो ये 4 कलर के अलावा कुछ पता ही नहीं था। बोलो हाँ या ना? शादी होने के बाद, वाइफ आने के बाद और कुछ कलर पता चले
कुछ छोटी मोटी ही चीजें हमारी होती है दोस्तों, बट उनके पास बहुत ज्यादा वैरायटी होती है, बिकॉज दे आर वेरी मच क्रिएटिव। तो वो क्रिएटिव है, वो इनोवेटिव है। वो जो ब्रेन है वो ज्यादा इमोशनल ब्रेन है, जो फीमेल काम करती है दोस्तों। एंड जो लेफ्ट ब्रेन है वो लॉजिकल ब्रेन है। ये जो दोनों ब्रेन और हमारा जो बॉडी है वो एक दूसरे के साथ क्रॉस कनेक्शन में है, एक दूसरे के साथ क्रॉस कनेक्शन में है। एंड इसीलिए हमारा जो राइट ब्रेन है वो लेफ्ट हैंड साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, एंड जो लेफ्ट ब्रेन है वो राइट हैंड साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। अब समझ सकते हैं, हार्ट लेफ्ट साइड पे है, जो राइट ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, जो फीमेल के अंदर ज्यादा एक्टिव होता है, और मेल के पास यहां पे खाली है। सोचने वाली बात आती है दोस्तों। सो ये लेफ्ट ब्रेन है, ये राइट ब्रेन है, दोनों के काम अलग है, दोनों के फंक्शंस अलग है। और दोस्तों उसके बारे में और ज्यादा डिटेल में यहां पे आप लोगों के साथ शेयर करूं तो यहां पे यही बात हमारे शास्त्रों के अंदर कई हजारों साल पहले बताई गई है। तो हम यहां पे देखें, अर्धनारेश्वरा, आप सभी लोगों ने ये बात सुनी हुई होगी, शंकर एंड शक्ति का या शिव एंड शक्ति का ये फोटोग्राफ आपने जरूर से कहीं न कहीं पे देखा होगा। दोस्तों ये जो फोटोग्राफ है ये हमारे बॉडी एंड ब्रेन एंड जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसका पूरा साइंस दर्शाता हुआ ये फोटोग्राफ है। ये कोई ऑर्डिनरी फोटोग्राफ नहीं है दोस्तों। यहां पे जो बैक साइड में एनिमल्स रखे गए हैं वो ब्रेन को सिंबलाइज करने के लिए रखे गए हैं। आइए हम यहां पे देखें, तो ये जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे कौन सा बॉडी है, मेल या फीमेल? जल्दी से, लेफ्ट हैंड साइड पे फीमेल बॉडी है। फीमेल माने हार्ट, हार्ट माने इमोशंस। राइट हैंड साइड पे मेल का बॉडी है। बॉडी एंड ब्रेन के बीच में क्रॉस में कनेक्शन होता है, क्रॉस में कनेक्शन होता है। एंड इसीलिए यदि हम देखें तो शंकर भगवान है, उनके पीछे कौन है? नंदी है, बेल जो उनका नंदी है। बट दोस्तों ब्रेन एंड बॉडी के बीच में क्रॉस कनेक्शन है, तो इसीलिए हम शंकर भगवान के साथ किसको ज्वाइन करेंगे? लायन को। एंड यदि हम यहां पे शक्ति को देखते हैं तो उसके साथ किसको ज्वाइन करेंगे हम? नंदी को, बेल को। अब यही चीज को और थोड़ा गहरा और थोड़ा डिटेल में हम ले कि हम ऐसा सोचते हैं, हम ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों यहां पे आप काफी सारे लोग होंगे जिन्होंने अरेंज मैरिज किए होंगे, जिन्होंने एक दूसरे को समझते हुए मैरिज किए होंगे। आप में से काफी सारे लोग वैसे होंगे लव मैरिज किए होंगे, काफी सारे वैसे भी लोग होंगे कि शादी होते वक्त एक दूसरे को देखा होगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट यहां पे मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, आपकी जो पसंद है और आपकी जो वाइफ की पसंद है क्या सेम है या अलग अलग है? अरे बोलो ना बाबा। सोचने वाली बात है। ज्यादातर केस में वो क्या है? अलग अलग है। सेम हमने बनाई हुई होती है। शादी के 5 साल के बाद वो मेल के लिए सेम हो जाता है, बट दोस्तों ज्यादातर केस में अलग अलग होता है। एक को बंद दरवाजा और एसी चाहिए तो दूसरे को विंडो ओपन चाहिए। एक को पंजाबी खाना अच्छा लगता है तो दूसरे को दूसरा अच्छा लगता है। सो ये कॉन्ट्रास्ट रहता है चाहे हम किसी भी तरीके से शादी कर ले। ये क्यों होता है उसके पीछे का साइंस आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों यहां पे, कि ये जो फीमेल बॉडी है माने लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पे यहां पे उसके साथ बेल है। दोस्तों जो बेल है उसका काम क्या है? तो बेल का काम हमेशा क्रिएशन का काम है। वो हमेशा खेती के अंदर माने फार्मिंग के अंदर वो काम करता है, नंबर 1। नंबर 2 यदि हम यहां पे देखें, जो बेल है वो हमेशा यूं देखें तो शांत होता है, और जब भड़कता है तो लायन के सामने भी हो सकता है। जब तक शांत है वो है, वरना लायन की भी बैंड बजा सकता है। अग्री करते हैं हाँ या ना? कुछ लोगों को अनुभव भी होगा, राइट? तो सबसे पहले यदि हम यहां पे बात करें तो जो बेल है उसके पास क्रिएशन का पावर है, वो खेत या उसके अंदर वो काम करता है। नंबर 2 वो शांत है, जब भड़कता है तब सारी चीजें वो वसूल कर लेता है। और दूसरा और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है दोस्तों कि उसके अंदर पवित्रता है, राइट? एंड देन आफ्टर सेम वे हम लायन के कैरेक्टर्स के बारे में देखें तो लायन क्या है? जंगल के लिए किंग, राइट? सो घर के अंदर चले ना चले, बट
होना चाहते हैं हम लोग क्या? अरे बोलो ना सारे हस्बैंड लोग, हमें किंग होना बहुत ही अच्छा लगता है। एंड इसीलिए दोस्तों जो मेल है वो लायन टाइप की उनकी प्रकृति होती है, लायन टाइप की उनकी प्रकृति होती है। एंड इसीलिए वो अपना एक दायरा बनाकर बैठते हैं। एंड इसीलिए जो मेल है उसके लायन की प्रकृति होने के कारण मेल की जीवन की साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट 3 है। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है उनकी, यदि हम वो देखें तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है दैट इज पावर। सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है मेल की साइकोलॉजिकल नीड की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हस्बैंड को पावर चाहिए, ऑथोरिटी चाहिए, मैं बोलूं वो होना चाहिए। देन आफ्टर सेकेंड चीज जो उसको चाहिए वो चाहिए मनी, पैसा चाहिए। वो वाइफ को शायद दिन में आधा घंटा दे ना दे तो चलेगा, बट पैसे कमाने के लिए 12 से 15 घंटा वो काम कर सकता है। सो दूसरी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पैसा कमाना है दोस्तों। सबसे पहली रिक्वायरमेंट पावर, सेकेंड जो रिक्वायरमेंट है वो है मनी, थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो है नॉलेज, वो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। जो लॉजिकल चीजें हैं, जो नॉलेजेबल चीजें हैं, वो हमेशा उससे अट्रैक्ट होता है, उसे वो सारी चीजें अच्छी लगती है। बट प्रॉब्लम तब आता है जब वाइफ इलॉजिकल बातें उसके साथ शेयर करती है, इमोशनल बातें जब शेयर करती है, तब हस्बैंड को लगता है कि यार मैं तो गया काम से। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ज्यादातर घरों के अंदर दरवाजा खुलता है, वाइफ का मुंह भी खुलता है, और उसके बाद में दरवाजा बंद होता है, बट वाइफ का मुंह बंद होता नहीं है। आज के बाद यदि ऐसा होता है तो आपको एक अच्छा सा फॉर्मूला देना चाहता हूं जो आपके पावर को, आपके मनी को, आपके नॉलेज को कभी भी डैमेज नहीं करेगा, आपके ईगो को वो डैमेज नहीं करेगा। और उसकी बात यहां पे शेयर करूं दोस्तों, आज के बाद ऑफिस से आप घर पे आए, डोरबेल बजा, दरवाजा खुला, आपका स्वागत हुआ, वेलकम हुआ, वो स्माइल से होता है। तो स्माइल के टाइप से पता चल जाता है कि आज अब क्या होने वाला है। अच्छी स्माइल तो पुरुष को, हस्बैंड को पता चलता है कि आज तो बैंड बजने वाली है। तो दोस्तों ये लॉजिकल ब्रेन है, राइट? तो अब वो घर पे आते हैं और वाइफ बोलना चालू करती है। ज्यादातर घरों में ये पाया गया है कि उस समय पे हस्बैंड क्या करते हैं मालूम है? उस समय पे हस्बैंड या तो बीबीसी या तो क्रिकेट चालू कर देते हैं, न्यूज चालू कर देते हैं, जिसमें वाइफ का इंटरेस्ट ना हो, या तो नहाने चले जाएंगे और आधे पौने घंटे के बाद बाहर निकलते हैं। तब तक वो कुछ भूल जाए, वो अपने आप को थोड़ा सा दूर कर देते हैं, और वाइफ को लगता है कि ये मेरे को सुनते नहीं है। सारे हस्बैंड के लिए सबसे पहली फॉर्मूला आज के दिन के लिए दोस्तों, आज के बाद जब आप घर के अंदर आते हो, वाइफ बोलना चालू करती है, आपको सिंपल एक ही बात करनी है दोस्तों, आपको आपकी वाइफ का जो हाथ है ना वो पकड़ना है। आपकी जो वाइफ है उसका हाथ पकड़ना है प्यार से, प्यार से। उसके बाद में उसको लेकर अच्छे तरीके से सोफे के करीब उसको लेकर जाना है, सोफे के करीब लेकर उसको जाना है, उसको बिठाना है, और उसके सामने आपको बैठना है। और दोस्तों अब आप बैठे हैं, वो बैठे हैं, सामने सामने होने चाहिए, आमने सामने नहीं, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद में आपको आपका फोन निकालना है और फोन साइलेंट मोड पे करना है, बोलते हुए कि एक अनजान परीक्षित जोबनपुत्रा को सुनने के लिए यदि 2 घंटा फोन साइलेंट मोड पे रख सकता हूं तो तू तो मेरी वाइफ है। देख डार्लिंग, तेरे लिए फोन साइलेंट मोड पे, फोन को साइलेंट मोड पे करो, और उसके बाद में हाथों में हाथ, आंखों में आंखें डालते हुए आपको बोलना है प्रिय। अब इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, क्योंकि आप ही की वाइफ को बोलना है, हाँ या ना? अरे बोलो ना बाबा। तो क्या करना है आपको? हाथ में हाथ, आंखों में आंखें, और घूरना नहीं है, प्यार से देखना है, और बोलना है कि प्रिय मैं मर्द हूं, शादी करके मैं तुझे घर पे लाया हूं, एंड इसीलिए तेरे जो सारे प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की, उसे सुनने की मेरी जिम्मेदारी है, एंड इसीलिए तेरे जितने भी प्रॉब्लम है चल बोल। उसकी आंखों में देखो और हाथों में हाथ हो, गारंटी के साथ बोलता हूं कि वो अपनी जगह से इमीडिएटली खड़ी हो जाएगी और बोलेगी बस आज तो प्रॉब्लम हतो,
यही तो प्रॉब्लम था कि सुनते नहीं हैं आप। आपकी वाइफ को आपके बच्चे से प्रॉब्लम नहीं है, आपके मम्मी पापा से प्रॉब्लम नहीं है, आपके परिवार के और कोई मेंबर से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कि आप उनको ध्यान से सुनते नहीं हैं। तो आज का दोस्तों सबसे पहला ये जो फॉर्मूला है कि हमें वो करना है। क्यों करना जरूरी है दोस्तों? क्योंकि हम पावर लेना चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? दूसरा, मनी लेना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं। और तीसरा, हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, नॉलेज चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए। ये तीनों चीज पाने के लिए दोस्तों हम बहुत ही ज्यादा भागदौड़ करते हैं, बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं। ये तीनों चीजों को मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के साथ यदि मैं शेयर करूं तो दोस्तों, आपको सबसे पहले पावर मींस ऑथोरिटी मींस शक्ति चाहिए। आपको मनी चाहिए, पैसा चाहिए, इट मींस लक्ष्मी चाहिए। एंड आपको नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, इट मींस सरस्वती चाहिए। ये तीन चीजें आपको चाहिए। अग्री करते हैं सारे हस्बैंड्स यहां पे? यस और नो? बोलेंगे तो ही पैसा आएगा। हाँ, उसका भी फॉर्मूला मिलने वाला है अभी। जल्दी से रिप्लाई चाहिए। पैसा चाहिए जीवन में, लक्ष्मी जी चाहिए, हाँ या ना? ज्ञान चाहिए, यस और नो? सरस्वती जी चाहिए, यस और नो? एंड देन आफ्टर दोस्तों, हमें शक्ति चाहिए, ऑथोरिटी चाहिए, पावर चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, मेरे पास बहुत सारा ज्ञान हो, बट यदि शक्ति ना हो, ऑथोरिटी ना हो, समाज में मेरा नाम ना हो, तो शायद वो कुछ काम का नहीं है। इसीलिए ज्यादातर लोग पहले दो चीजों के लिए भागते हैं। जब पैसा आ जाए उनके पास, जब ज्ञान आ जाए, उसके बाद में समाज सेवा और बाकी के अच्छे काम करने के लिए भागते हैं, जस्ट बिकॉज कि उनको अब शक्ति चाहिए। अब वो चाहते हैं कि उनके नाम के लिए कुछ महत्व हो, उनके जीवन का कुछ महत्व हो, और उसके बाद में ये सारे काम करते हैं। बट दोस्तों, यहां पे एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं। ये तीनों तीन देवियों के स्वरूप है, और जो तीनों की तीन देवियां हैं दोस्तों, वो बेटी के रूप में, बहन के रूप में या पत्नी के रूप में मशहूर हैं। कौन से स्वरूप में ये तीन देवियों को हमने जाना है? तो पत्नी के स्वरूप के अंदर लक्ष्मी देवी ने बचपन में क्या मस्तियां की शायद हमको पता नहीं है। सरस्वती देवी का क्या बचपन था शायद आप लोग नहीं जानते। बट दोस्तों, तीनों की तीन देवियां शादी होने के बाद उनके बारे में इंपॉर्टेंस क्रिएट हुआ। उसका सिंपल सा मतलब आप लोगों को साथ शेयर करना चाहता हूं। आप जब शादी करके घर पे वाइफ को लेकर आते हो, तब लोग बोलते हैं लक्ष्मी आई। मैं बोलता हूं सिर्फ लक्ष्मी नहीं, साथ में सरस्वती भी आई है, साथ में शक्ति भी आई हुई है। और दोस्तों, वो शक्ति का अनुभव 4-5 साल में हो ही जाता है। आप गलत तरीके से ले रहे हैं, नेगेटिव नहीं, मैं तो पॉजिटिव बात कर रहा हूं बाबा। अब देखें, अभी एक मुझे बोले कि यार वाइफ शक्ति तो हस्बैंड, मैंने बोला हस्बैंड सहन शक्ति। तो दोस्तों, जो वाइफ है ना, उसके आने के बाद आपके जीवन के अंदर आपका पावर, आपका ऑथोरिटी, आपका शक्ति बड़ा होगा गारंटी के साथ। आपको लगता है कि वाइफ के अंदर बुद्धि नहीं है, वाइफ को लाइक अपने गुजराती में अपन कहवाय कि स्त्रीनी बुद्धि पगनी, ऐसा लोग बोलते हैं। बट सारे हस्बैंड को एक सिंपल सी बात, एक सिंपल सा फॉर्मूला शेयर करना चाहता हूं, एंड दैट इज कि सोचे आपकी वाइफ जब आपके जीवन में आई, उससे 5 साल पहले के जीवन को जरा सोचे, 5 साल के बाद के जीवन के बारे में जरा सोचे। दोनों जीवन के दोनों पहलुओं को आइए हम यहां पे एनालाइज करें। तो दोस्तों, आप सभी लोग मेरे साथ अग्री करेंगे कि शादी के 5 साल पहले आपके पास जो पैसा था, शादी के 5 साल बाद पैसा आपके घर के अंदर बरकत आई होगी, पैसा बड़ा होगा। अग्री करते हैं यस और नो? मुझे सारे लोगों का प्रॉपर्ली जोर से रिप्लाई चाहिए। अग्री करते हैं यस और नो? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, उसके आने के बाद पैसा बढ़ा है, आपकी मेहनत से नहीं। मेहनत से बढ़ना होता तो शादी के पहले आपने बढ़ा लिया होता, बना लिया होता। सोचने वाली बात है। दूसरी बात, ज्ञान, नॉलेज। दोस्तों, आपके पास डिग्री होने के बाद जो ज्ञान होना चाहिए, उससे ज्यादा विजडम, नॉलेज आपको शादी के बाद मिला होगा। और तीसरी बात करता हूं, शक्ति, पावर की बात करता हूं दोस्तों। तो आपके घर में आपके सगे चाचा ने आपको कभी खाने पे नहीं बुलाया था?
जैसे ही शादी होती है आपके सभी रिलेटिव आपको रिस्पेक्ट के साथ बुलाते हैं। अरे शादी भी ना होना तो અત્યાર સુધી લાલીઓ કહીને બોલાવતા, પણ હવે कुमार કહીને બોલાવે। सोचने वाली ये बात है, अभी तो जस्ट आपने ये जिम्मेदारी उठाई भी नहीं है एंड आपको रिस्पेक्ट मिलने की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, इट मींस वाइफ के आने के बाद आपके जीवन में आपकी जो अथॉरिटी है, आपके जो पावर्स है, आपकी जो शक्ति है, वो भी बढ़ी हुई है। अग्री करते हैं, यस और नो? एंड इसीलिए दोस्तों सिंपल सी बात शेयर करता हूं, ये तीनों चीज पाने के लिए आप कस्टमर्स का जितना ध्यान देते हैं उसका 10% वाइफ के पीछे ध्यान दो। तीन चीज ऑटोमेटिक जीवन में बढ़ जाएगी, तीनों की तीन चीज ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। एंड दोस्तों सिंपल सी बात बोलता हूं, ज्यादातर हस्बैंड के लिए वाइफ का जो प्रायोरिटी होता है ना उतना नहीं होता। मैं आपको पूछना चाहता हूं, किसी का फोन आता है, किसका फोन है वो आप लोगों को बताना है, राइट? हेलो, यस सर। हाँ, अभी जस्ट कल ही मैंने कुरियर करवाया हुआ है, 2 दिन के अंदर आपको वो डिलीवरी मिल जाएगा। कोई टेंशन ना करे सर, समय से डिलीवरी मिल जाएगी। कौन होंगे ये? क्लाइंट होंगे, राइट, वेरी गुड। देन आफ्टर, हेलो, अरे तू किधर है? अहमदाबाद आया है? अरे अरे चल अपन मिलते हैं। कौन होगा? वेरी गुड। કામમાં છું, હમણાં કરું છું। अरे ताली नहीं, जवाब चाहिए बाबा। किसका होगा ये? वाइफ का फोन होगा। इट मींस जरा सोचे, आपको 3 चीज चाहिए, पैसा चाहिए, नॉलेज चाहिए, पावर चाहिए। उसके लिए दुनिया के पीछे भागते हैं, कस्टमर के पीछे भागते हैं, बट तीनों का 3 स्वरूप होलसेल में घर पे बैठा हुआ है, उसको में निपटा लेते हैं। सो तीनों की 3 चीजें दोस्तों आप लोगों को होलसेल में मिल सकती है। जीवन में जो भी चाहिए वो सारी चीजें मिल सकती है, बट साथ ही साथ में आपको घर की जो स्त्री है उसको दोस्तों सम्मान देना पड़ेगा। और इससे बड़े फलक पे जाके यदि मैं बात करूं तो कोई भी समाज की, यदि हम काफी सारे समाज के यहां पे लोग हैं दोस्तों, कोई समाज की यदि हमें संरचना को देखना है, समाज की यदि हमें प्रोग्रेस को देखना है, तो एक सिंपल सी बात बोलता हूं, वो समाज की हालत या वो समाज का प्रोग्रेस कैसा होगा, तो वो समाज की स्त्री के जैसा होगा। जो समाज के अंदर स्त्री पछात होगी उसके पीछे ध्यान नहीं दिया जाएगा, वो पूरा समाज पीछे ही होगा, गारंटी के साथ बोलता हूं। और जो समाज में स्त्री को आगे बढ़ाएंगे डेफिनेटली दोस्तों वो समाज आगे बढ़ेगा। सेम वे आपके घर के अंदर वाइफ है, माता है, बहन है, पत्नी है, यदि आप उनको रिस्पेक्ट जितना देंगे उतना दोस्तों आपके जीवन के अंदर पैसा बरकत बढ़ता जाएगा। सो दोस्तों जो मेल है और जो फीमेल है दोनों की प्रायोरिटीज कुछ अलग है। यहां पे हमने देखा कि जो मेल है उसको ये 3 चीजें चाहिए। अब फीमेल को क्या चाहिए? तो फीमेल को सबसे पहला क्या चाहिए दोस्तों? लव चाहिए। दूसरा क्या उनको चाहिए? केयर चाहिए। और तीसरा उनको क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए। अब सिक्योरिटी चाहिए, अब ज्यादातर हस्बैंड को यह लगता है कि मनी तो किसको चाहिए? बोले वाइफ को चाहिए, और उसी के लिए तो मैं कमाता हूं। बट दोस्तों एक सर्वे हुआ था, 10,000 स्त्रियों के ऊपर 10,000 पत्नियों को पूछा गया जो बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, जिनके घर के अंदर बहुत पैसे ना आते हो, शायद हस्बैंड की या फैमिली की इनकम 8 से 10,000 के आसपास हो। वैसे 10,000 फैमिली को पूछा गया था, उनकी वाइफ को पूछा गया था कि आपके पास 2 ऑप्शन है कि आपके हस्बैंड को एक ऐसा जॉब मिलता है जिसमें उनको 1 लाख रुपया सैलरी मिले, बट वहां पे उनको बहुत ही ज्यादा ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा उनको घूमना पड़ेगा, और शायद वो आपको टाइम नहीं दे पाए। महीने में तकरीबन 20-25 दिन का ट्रैवलिंग होगा। और दूसरा ऑप्शन है कि उनका सैलरी होगा तकरीबन 50,000 रुपए के आसपास, और उसके अंदर वो शाम को 6 बजे या 7 बजे के आसपास घर के अंदर वो आ सकते हैं, आपके साथ वो समय बिता सकते हैं। और दोस्तों 10,000 स्त्रियां जो शायद 8,000 में अपना घर चलाती थी, उस सभी स्त्रियों का ये कहना था कि मेरे हस्बैंड का 50,000 वाला जॉब होना चाहिए। बट दोस्तों ये सेम सिचुएशन हस्बैंड को पूछा गया होता तो उल्टा होता। अग्री करते हैं सारे लोग? यस और नो? उसका मतलब यह होता है दोस्तों
कि जो फीमेल है ना उसको सिक्योरिटी चाहिए, एंड इसीलिए सेविंग करने का सॉफ्टवेयर भगवान ने बाय डिफॉल्ट उसके अंदर दिया हुआ है। उसको कोई फाइनेंस मैनेजमेंट का कोर्स अटेंड करने की जरूरत नहीं है, हमें सीखना पड़ता है, तब जाके कंपनी का अकाउंट संभाल सकते हैं। बट कोई भी पत्नी को, कोई भी स्त्री को घर का पैसा संभालने के लिए उसको कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई अकाउंट्स की डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। और दोस्तों, सारे पुरुषों को पूछना चाहता हूं कि आपके घर में जब वाइफ आई ना, तब से सेविंग की शुरुआत हुई होगी, और तब से आपको पता चला होगा कि हां भाई पैसे बचाने भी चाहिए। बोलो हां या ना। और सारे हस्बैंड का मेरे को रिप्लाई चाहिए बाबा, जल्दी से सारे हस्बैंड, यस और नो? डेफिनेटली दोस्तों। तो यहां पे ये जो मेल है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, फीमेल है उसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, एंड इसीलिए तो लफड़ा होता है जो भी होता है वो। एंड इसीलिए दोस्तों, जो फीमेल है उसका जो ब्रेन काम करता है और जो मेल है उसका ब्रेन काम करता है। कैसे काम करता है? तो पुरुष का जो दिमाग है वो हमेशा लॉजिक से काम करता है और ईगो से ऑपरेट होता है। उसका दिमाग ईगो आने पे ओपन हो जाता है, पुरुष का दिमाग। और स्त्री का जो दिमाग है दोस्तों, वो इमोशन से काम करता है और केयर करने से वो ऑपरेट होता है। वो उसका दिमाग खोल देती है, उसका वो दिल खोल देती है जब उसको थोड़ा सा केयरिंग महसूस हो तब। अब इसीलिए लफड़ा क्या होता है, जो भी आपके दोनों के बीच में तू मैं होती है, नोकझोंक होती है, आपको लगता है कि मेरी वाइफ मेरे को समझती नहीं है, या वाइफ को लगता है कि मेरे हस्बैंड मेरे को समझते नहीं है, तो दोस्तों उसमें ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस दोनों के ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी है वो अलग अलग है, लॉजिक एंड ईगो से पुरुष ऑपरेट होता है, जो फीमेल है वो इमोशंस एंड केयर से ऑपरेट होती है। एंड इसीलिए आप कितना भी टॉन्ट मारो, वो जब भी तैयार होके बाहर निकलती है, हर बार वो पूछती है आज हूं केवी लागू छू। अग्री करते हैं यस और नो? वो हर बार पूछती है कि आज मैं कैसी लगती हूं। बट आज तक आपने कोई हस्बैंड को देखा कि तैयार होके बाहर निकली और वाइफ को पूछे आज हूं क्यों लागू छू? नहीं पूछेगा। यदि वाइफ ने बोल दिया कि पेट बाहर दिख रहा है तो ईगो हर्ट हो जाएगा, उससे वो काम नहीं होगा। वो हमेशा लॉजिक का उपयोग करता है। एंड इसीलिए वाइफ की जब आप प्रशंसा करते हो कि आज तो सुंदर दिखती है, तो उसे अच्छा लगता है। बट यदि पुरुष की कोई प्रशंसा करे कि आज आपने शर्ट अच्छा पहना है, तो वो खुश नहीं होते, लॉजिक का उपयोग करते। काम सूझ, काम क्या है तेरे को? बैक ऑफ द माइंड उसको लगता है कि यदि ये व्यक्ति मेरी प्रशंसा कर रहा है तो जरूर से उसको कोई ना कोई रिप्लाई चाहिए, मेरे को काम है। तो वो हमेशा बुद्धि का प्रयोग करता है और वो हमेशा भावनाओं का प्रयोग करती है। इन इसीलिए दोनों के ब्रेन के जो फंक्शंस है वो अलग अलग है। इन इसीलिए आप लोगों को लगता है कि हमारी सोच एक दूसरे से मिलती नहीं है, और रोमांटिक थे अब रोम रोम एंटिक हो गया है दोस्तों। बट ऐसा नहीं है। यदि हम एक दूसरे का स्वीकार कर ले, शादी हुई है तो क्यों हुई है दोस्तों? अब ज्यादातर लोगों को मैंने पूछा है, आज तक 50,000 से ज्यादा कपल्स को मेरा मिलना हुआ है, और मैंने उनको पूछा है कि भाई आपने शादी की तो क्यों की? बोले फंस गए, बाद में पता चला। बोले पुराने लोगों ने बोला नहीं, बोले सब लोग करते हैं उसके लिए, या फिर बोलते यार खाना पकाने वाली कोई तो चाहिए। कोई ना कोई रीजन देते हैं। बट दोस्तों, मैं आपको एक साइंटिफिक रीजन बताना चाहता हूं कि शादी का ये जो सिलसिला है वो क्यों शुरू हुआ। दोस्तों, जो मेल है एंड जो फीमेल है, दोनों के ब्रेन के ऑपरेशंस अलग अलग है। मेल एक ही तरीके से सोचता है, फीमेल दूसरे तरीके से सोचती है। यदि 25 साल की हम बात करें, तब तक का जीवन ठीक था। बट जो 25 के बाद का जो जीवन है, जहां पे दुनिया के साथ डील करना है, तो दुनिया को एक ही नजर से आप देखेंगे तो जीवन में कभी उठ नहीं पाएंगे। एंड जीवन के सारे पहलुओं को दूसरी नजर से आप देख पाओ, उसके लिए आपका लाइफ पार्टनर आपके जीवन में आता है जो आपसे अलग ही सोचता है दोस्तों। एंड इसीलिए उसकी अलग सोच, उसकी अलग प्रायोरिटी, वो आपकी स्ट्रेंथ है, कमजोरी नहीं है।
एंड इसीलिए छोटी छोटी बातों में हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। उससे रिगार्डिंग एक यहाँ पे छोटा सा हम वीडियो देखने के लिए जा रहे हैं कि हम छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, बट दोस्तों जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय हम गवा देते हैं। तो छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा ना करें। कैसे छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होता है, कैसे तू में होती है, और महत्व हमें लाइफ पार्टनर का तभी समझाता है दोस्तों, तभी हम शायद समझते हैं जब उसकी एब्सेंस हो, जब शायद वो अपने घर पे चली जाए या शायद वो ऊपर चली जाए। काफी सारे कपल्स को मैं मिला हुआ हूं, थोड़े समय पहले की बात है, बॉम्बे में मैं था और वहां पे एक हस्बैंड एंड वाइफ मुझे मिलने के लिए आए जो ऑलमोस्ट डाइवोर्स के सिचुएशन में आ चुके थे। ज्यादातर जो गोल के साथ, जो टारगेट के साथ हम दोनों ने एक दूसरे को खुश करने के लिए, एक दूसरे के साथ खुश रहने के लिए ये जीवन की शुरुआत की होती है, दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की होती है दोस्तों, बट उसका जब एंड होता है तब इतनी खुशी नहीं होती। अब साथ में है, साथ में रहना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। पर दोस्तों ये जो कपल की मैं बात कर रहा था, ज्यादातर लोगों के साथ वैसा होता है कि अब चारा और कोई नहीं है। ये कपल जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ जब 2001-2002 की बात करें तो मुंबई में बहुत ही छोटी सी एक चौल के अंदर एक झोपड़ी में रहते थे। वहां पे हस्बैंड जो है वो अमर सेंस के अंदर काम करता था। अमर सेंस के अंदर अराउंड 8-10,000 रुपीज अराउंड उनका सैलरी हुआ करता था। तब मैरिज लाइफ बहुत अच्छी थी। सोचने वाली बात आती है, तब मैरिज लाइफ बहुत अच्छी थी। एक अपॉर्चुनिटी मिलते हैं दुबई जाने के लिए हस्बैंड को, वो वहां पे जाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। इन बिटवीन जो छोटा सा बच्चा घर पे यहां पे रख के गए थे, मम्मी वो गरीबी की सिचुएशन के अंदर वो बच्चे को अच्छी तरीके से उसकी परवरिश करती है। जो पापा है वो वहां पे बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। फिर बहुत ही अच्छा सा एक लिंक, एक अच्छा बहुत ही बिजनेस अपॉर्चुनिटी उनके ध्यान में आता है। वो मुंबई वापस आते हैं, अच्छा एक फ्लैट लेते हैं, अच्छा एक बहुत बड़ा फ्लैट लेते हैं, अच्छा एक बंगलो लेते हैं। एंड दोस्तों आज सिचुएशन वो है कि आज वानखेड़े स्टेडियम के अंदर उनके पास पूरा वीआईपी बॉक्स के तकरीबन 2 या 3 जो 8 सीटर और 10 सीटर के जो बॉक्स है वो उनके पास है। इंडिया की टॉप 10 एक्सपेंसिव कार्स आप ले लो, उसमें से 7 उनके गाड़ी के पार्किंग में रहती है। और यदि आज कोई नया मॉडल लॉन्च होगा तो सबसे पहले उनके घर पे जाएगा। हरभजन या धोनी महीने में एक बार उनके घर पे खाना खाने के लिए जाते हैं। ये लास्ट तकरीबन 8 साल के अंदर ये सिचुएशन पे, ये मुकाम पे पहुंचे। काफी सारे फार्म हाउसेस और कोई भी जगह के सीएम के साथ एंड पीएम के साथ यूं ही मीटिंग होता है उनका, वो लेवल पे पहुंचे। और दोस्तों शादीशुदा जिंदगी के अंदर तलाक के रास्ते पे वो आगे बढ़े। तो मैं इसको प्रोग्रेस नहीं मानता, मैं ये व्यक्ति को सफल नहीं मानता, मैं ये व्यक्ति को सफल नहीं मानता। दोस्तों दोनों चीजों को बैलेंस करते हुए हमें आगे जीवन के अंदर जाना है। और ये चीज वस्तु के लिए हमारी जो शादी है उसका रिश्ता क्या है, जो रिश्ता है उसका पर्पस क्या है। आइए हम देखें दोस्तों, आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी है या कोई भी परेशानी को आप दूर करना चाहते हैं, शादीशुदा जिंदगी आप जब रिटायर हो जाए, रिटायरमेंट के बाद भी कोई तकलीफ ना हो, आप हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, यदि वैसा आप चाहते हैं तो आपकी शादीशुदा जिंदगी का पर्पस जो है 3 शब्दों में आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहला है शेयरिंग, दूसरा है केयरिंग और तीसरा है डेयरिंग। हम सभी लोग साथ में बोलेंगे, रिपीट करेंगे दोस्तों। सबसे पहला क्या है, दूसरा केयरिंग है और तीसरा है दोस्तों डेयरिंग। ये तीनों के तीन यदि हम मुकाम को क्रॉस करते हैं तो हमारी मैरिज लाइफ बहुत ही फैंटास्टिक हो सकती है। मरने के बाद शायद स्वर्ग की जरूरत नहीं पड़ेगी। खुदा पूछेगा कि स्वर्ग जाना है, आप बोले होके आया, आप बोलेंगे मैं होके आया, जरूरत नहीं है दोस्तों। एंड ऐसा यदि आप करना चाहते हैं, 3 शब्दों को हमें याद रखना है। सबसे पहला, सभी लोगों की मुझे जोर से आवाज चाहिए, सबसे पहला शेयरिंग, सेकंड केयरिंग, थर्ड डेयरिंग। ये 3 शब्दों के ऊपर हम काम करें दोस्तों तो सबसे पहली बात आती है दैट इज शेयरिंग। यदि मैरिज लाइफ के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिचुएशन है,
तो ज्यादातर ऐसा पाया गया है कि या तो हस्बैंड या तो वाइफ कहीं कोई जगह से शेयरिंग कम होता है, तब जाके प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी आप स्क्रीन को ही देख रहे हैं, तो वायर ने उस जो भी डेटा लैपटॉप से जाता है वो शेयर करना कम कर दिया, तो स्क्रीन में प्रॉब्लम आता है। सेम वे हस्बैंड ऑफिस का जो काम हो वो घर पे शेयर करना कम करता है, तो शादीशुदा जिंदगी में भी प्रॉब्लम आता है। दोस्तों यहां पे छोटी सी बात बताता हूं, ज्यादातर हस्बैंड एंड वाइफ अपनी जो भी बातें हैं वो प्रॉपरली शेयर करते नहीं हैं, या तो टाइम होता नहीं है या तो प्रायोरिटी होती नहीं है। और ज्यादातर मम्मियों को मैंने देखा है कि वो मां बनने के बाद पत्नी बनना भूल जाती है। आई रिपीट, काफी सारी स्त्रियां मां बनने के बाद पत्नी बनना भूल जाती है, और काफी सारे हस्बैंड जो है वो पिता बनने के बाद हस्बैंड बनना भूल जाते हैं। एंड आज यदि कोई प्रॉब्लम है आपके रिश्तों में और कहीं पे कुछ आप बदलाव लाना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको फिर से हस्बैंड एंड फिर से वो वाइफ बनने की जरूरत है, क्योंकि आप हस्बैंड वाइफ थे तभी बच्चे आए, तो वो आपकी बाद की प्रायोरिटी होने चाहिए। सबसे पहले हमें हस्बैंड एंड वाइफ बनना है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से हमें शेयरिंग करने की शुरुआत करनी है। और यदि हम शेयरिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वाइफ को ध्यान से सुनना होगा, जिसका हमने एक फॉर्मूला यहां पे देखा, राइट, कि वाइफ जो भी बोलती है वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट उसको ध्यान से सुनना है। आप यदि शेयरिंग को बढ़ाना चाहते हैं आपके जीवन के अंदर, तो हमें सुनना सीखना पड़ेगा। दोस्तों हमारे जीवन की दुखद घटना यह है कि हमें बोलना सिखाया जाता है, सोचना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, बट सुनना कभी भी सिखाया नहीं जाता। ऐसा लगता है कि ये तो बाय डिफॉल्ट है ना, पर दोस्तों हमें भगवान ने एक मुंह दिया है और 2 कान दिए हुए हैं। इट मीन्स थोड़ा बोलो कम और घर पे जाओ तो सुनो ज्यादा। इसके लिए दूसरा, कम्युनिकेशन के लिए 3 रास्ते हैं। एक हम बोल सकते हैं, दूसरा हम देख सकते हैं और कुछ जान सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, आंखों ही आंखों में इशारा कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा कम्युनिकेशन होता है जहां पे हम सुन सकते हैं। और ये तीनों के 3 की जगह पे 2 रास्ते वैसे हैं जो हम बंद कर सकते हैं। माने मैं बोलना अभी बंद करना चाहूं तो मैं वो कर सकता हूं, मैं यदि अभी देखना बंद करना चाहूं तो मैं आंखें बंद कर सकता हूं, पर दोस्तों हम कान कभी भी बंद नहीं कर सकते। इट मीन्स भगवान भी चाहता है हम हमारे परिवार वाले लोगों को ध्यान से सुने, कभी भी कान बंद ना करें, वरना वो यहां पे रास्ता देता बट उन्होंने रास्ता और कोई दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हमें उनको ध्यान से सुनना पड़ेगा। दोस्तों आप पूछे, आप कब लास्ट टाइम आपके बच्चे को एकदम ध्यान से बिना बीच में रोके सुना था, या आपकी वाइफ को बीच में टोके बिना या टॉन्ट मारे बिना कब पूरे ध्यान से आपने सुना हुआ था? तो शायद बहुत कम समय होता है। तो ये सेम फॉर्मूला हमें आज के बाद अप्लाई करना है हमारी वाइफ के लिए, हमारे हस्बैंड के लिए, कि जब भी वो बोले तो बीच में हमको कुछ और काम करना नहीं है, उनको पूरे ध्यान से सुनना है। और सारे हस्बैंड के लिए घर पे आने के बाद मोबाइल, लैपटॉप, व्हाट्सएप, फेसबुक बंद। सेम चीज वाइफ के लिए भी एप्लीकेबल है। वाइफ के लिए ज्यादातर फेसबुक एंड व्हाट्सएप होता है, बट दोस्तों जितने भी लोग सफल हुए हैं वो अपने परिवार को एंड अपने बिजनेस को दोनों को बैलेंस करते हुए चलते हैं। शाहरुख खान को आप जानते हैं? शाहरुख खान, दोस्तों शाहरुख खान के जीवन की यदि बात करें तो शाहरुख खान के घर का यह नियम है कि वो घर के अंदर जब हो, अपने फैमिली के साथ जब हो, अपनी वाइफ या अपने बच्चों के साथ जब हो, तो उनके लिए कोई भी इंपॉर्टेंट कॉल आता है उनके ऊपर, तो वो एनी इमरजेंसी यदि उनको फोन उठाना पड़े तो सबसे पहले वो अपनी वाइफ की या बच्चों की, जो भी उनके साथ में होंगे, उनकी परमिशन लेंगे। और यदि वो हाँ बोले तो बाथरूम में जाके बात करनी है, ड्राइंग रूम या बेडरूम में बात करनी नहीं है। ये उनके घर का उसूल है और वो बॉलीवुड में नंबर 1 है। आप आपके प्रोफेशन में नंबर 1 होना चाहते हो तो फॉर्मूला आपके सामने है कि घर पे जाके आप बच्चों को, आपकी वाइफ को एकदम ध्यान से सुनो, उनके साथ रहो, उनके साथ खेलो। दोस्तों 2009 की बात है। अब दूसरी फॉर्मूला की ओर हम आगे बढ़े। शेयरिंग को हमें प्रॉपर तरीके से करना है तो नेक्स्ट टेक्निक की ओर हम आगे बढ़े, जिसके अंदर हमें जो दोस्तों ध्यान देना है, दैट इज स्पेंड सम टाइम फॉर जॉइंट एक्टिविटी।
ज्यादातर हस्बैंड वाइफ के अंदर देखा गया है कि उनकी जो प्रायोरिटीज है वो शादी के 5-6 साल के बाद बदल जाती है और उसके बाद में दोनों साथ में मिलकर कोई एक्टिविटी नहीं करते। दोस्तों 2009 की बात है जब मैं मेरा नीलम अप्लायंसेस के लिए कॉर्पोरेट मेरा ट्रेनिंग था, जिसके शायद बर्तन आपके घर पे होंगे ही होंगे, और मुंबई से मैं वापस आ रहा था तो मेरे साथ में ही ये जादूगर केलाल और उनके वाइफ है जो अपने फील्ड के अंदर नंबर 1 है। आप अग्री करते हैं यस और नो? वो शायद अभी इस दुनिया में नहीं है, बट उन्होंने जो रास्ता दिया हुआ है मैजिशियनों के लिए वो सही में काबिल तारीफ है। वो दूसरे भी मैजिशियन है कि वो बहुत ही अच्छे हस्बैंड भी है, बहुत ही अच्छे पिता भी है, और उनका वो टॉप सीक्रेट आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं। 84 जब मैं उनको मिला, 84-85 अराउंड की उनकी एज थी, एंड मुझे पता नहीं था कि वो केलाल है, जादूगर केलाल है। बट ये सिचुएशन में आप देखेंगे तो शायद आपको भी यकीन नहीं होगा। वो दोनों ताश खेल रहे थे ट्रेन के अंदर। मैंने उनको देखा कि ये बुजुर्ग व्यक्ति है और ताश खेल रहे हैं। मैंने उनको पूछा कि क्या मैं आपकी फोटो खींच सकता हूं? बोले किस बात के लिए? बोले उस बात के लिए कि 35 एंड 40 के यंग जनरेशन हस्बैंड एंड वाइफ भी अपने हस्बैंड एंड वाइफ के साथ कोई ऐसा टाइम या कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं करते, एंड आप इस उम्र में आपकी वाइफ के साथ ताश खेल रहे हो, सही में काबिल तारीफ है, मैं अपने प्रोग्राम में दिखाना चाहता हूं। और उन्होंने कहा हाँ आप फोटो ले लीजिए। फोटो खींचा, बाद में टीसी आए और देन आफ्टर उन्होंने बताया कि ये तो जादूगर केलाल है। दोस्तों सोचने वाली ये बात आती है, जब मैंने उनके साथ बातचीत शेयर की तो उन्होंने 2 बात अपने लिए बहुत ही अच्छी बताई। एक जो फैमिली से रिलेटेड थी, दूसरी प्रोफेशन से रिलेटेड थी। तो अभी फैमिली वाली जो बात है आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। हर रोज अपनी वाइफ के साथ वो 20 से 30 मिनट ताश खेलते थे, हर रोज। दोस्तों मैं आपको पूछता हूं, क्या आप आपकी वाइफ के साथ कोई जॉइंट एक्टिविटी करते हैं? मे बी आप मॉर्निंग वॉक के लिए चले जाए, मे बी आप इवनिंग वॉक के लिए चले जाए, मे बी आप ऐसा कोई एक्टिविटी करें जहां पे बैडमिंटन हो, टेनिस हो, स्विमिंग हो, और कोई एक्टिविटी ताश खेलने का हो सकता है, कैरम हो सकता है, कोई भी एक्टिविटी आप आपके लाइफ पार्टनर के साथ करें, उससे उसका और आपका शेयरिंग होगा। ज्यादातर हस्बैंड एंड वाइफ में पाया गया है दोस्तों कि हस्बैंड एंड वाइफ, उनके बीच में बच्चे, सास ससुर, बच्चों का रिजल्ट और अब बच्चों का करियर, क्योंकि अभी एग्जाम खत्म हुई है, ये 4 या 5 टॉपिक के अलावा कोई बात ही नहीं होती। कोई नए टॉपिक आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। एंड फॉर दैट रीजन आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, आज के बाद रोज का 20 से 25 मिनट आप कोई इंडोर या आउटडोर आप एक्टिविटी डेफिनेटली करें। देन आफ्टर आप आपकी वाइफ को कुछ भी समझाना चाहते हैं, कुछ भी कंप्लेन करना चाहते हैं, तो सुबह में गलती से भी ना करें। और जब भी आपने सुबह सुबह में कंप्लेन किया होगा, आपकी बैंड बजी होगी गारंटी के साथ। सुबह सुबह में आप टिफिन लेके निकल रहे हैं या आपने नाश्ता किया और उसमें कोई भी बुराई की, कोई भी कंप्लेन करी वाइफ की, तो आपकी बैंड बजने वाली है। क्योंकि 12 बजे से पहले वाइफ की माने फीमेल के ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, जहां पे बच्चों को स्कूल पे भेजने का ही सबसे बड़ा प्रेशर होता है। और हर घर के अंदर पाया गया है कि मम्मी उठती है, चिल्लाती है, बच्चे को उठाती है, उसको तैयार करती है, उसको तैयार करने के बाद नाश्ता कराती है, बैग पैक करती है, जूते पहनाती है, यहाँ पे स्कूल की वैन हॉर्न पे हॉर्न बजाती है, और यहाँ पे मम्मी उसका वाटर बैग, उसका लंच बॉक्स, उसका बैग उठाती है, उसको पकड़ती है जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा हो, और लेते घसीटते लेके जाती है। वहां पे हॉर्न बजते हैं, उसको डालती है लिटरली अंदर। बाद में बैग और वाटर बैग वगैरह जो है उसका, वो उसके बैग को भी अंदर डाला, वाटर बैग को भी अंदर डाला, और उसके बाद में बोलती है हास। बट जब मूर्ति है तो फिर से टेंशन होता है कि छोटा गया बड़ा बाकी, वो जाए ना तो मेरा टेंशन दूर हो। आपकी वाइफ के साथ जब कभी भी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मॉर्निंग टाइम में गलती से भी करना नहीं है। हस्बैंड के साथ यदि आप कोई कंप्लेन करना चाहते हैं तो इवनिंग टाइम में करना नहीं है।
ज्यादातर घरों के अंदर ये देखा गया है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, कि जैसे ही हस्बैंड घर पे आते हैं, वाइफ आपकी मम्मी देखो, आपके बच्चे देखो, और कंप्लेन पे कंप्लेन करना शुरू करती है। मुझे काफी वाइफ आती है और कंप्लेन करती है कि साहब मेरे हस्बैंड को समझाइए कि उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया है। मैं उनको बोलता हूं कि यदि वो घर पे आते और आप प्यार से शरबत पिलाते, उसको शराब की जरूरत नहीं थी। बट जब वो ऑफिस से, काम से थका हारा आता है, एंड जब आपकी कंप्लेन पे कंप्लेन होती है, एंड इसीलिए वो हस्बैंड और कोई व्यसन या तो फैशन के पीछे चला जाता है दोस्तों। सो मेक श्योर कि आपके जब हस्बैंड शाम को घर पे आते हैं, तब प्लेजेंट एनवायरमेंट हो, प्लेजेंट स्माइल हो, डिमांडिंग स्माइल ना रखे, उसको पता चल जाता है। सो दोस्तों, ये हमें ध्यान में रखना है। देन आफ्टर फॉरगिव एंड फॉरगेट द पास्ट मिस्टेक। दोस्तों, ज्यादातर वाइफ है ना, अपने हस्बैंड को माफ कर देती है, वो महान है। बट प्रॉब्लम यह है कि भूलती नहीं है और ना ही भूलने देती है। आपकी कोई भी गलती होगी, तारीख के साथ, समय के साथ आपको बोल सकती है, आपको पता नहीं होगा। सारी चीजें एज इट इज उनको याद रहती है। हस्बैंड सारे कंफ्यूज हो जाता है कि इतना याद रहता है तो डॉक्टर क्यों नहीं बन गए। उनका जो ब्रेन है दोस्तों, कुछ अलग तरीके से उनका वायरिंग हुआ है, एंड इसीलिए उनका जो पूरा जो ब्रेन है वो एक ही बहुत बड़ा बॉक्स है, और उसमें सारी डिटेल एक साथ में रहती है। और जब इमोशनल स्पार्क होता है ना, तो सारी मेमोरी उठ के ऊपर आ जाती है। और मेल के ब्रेन में अलग व्यवस्था है, उनके ब्रेन में छोटे छोटे बॉक्स, अलग अलग बॉक्स रखे गए हैं। ऑफिस का बॉक्स, वाइफ का बॉक्स, बच्चे का बॉक्स, फ्रेंड्स का बॉक्स, सारे बॉक्स अलग अलग है। अपनी पैशन का कोई एक्टिविटी करने का बॉक्स, टीवी का बॉक्स, कुछ ना करने का बॉक्स होता है दोस्तों। और मेक श्योर भगवान ने यहां पे किया हुआ है कि सारे बॉक्स एक दूसरे से मिलते नहीं है, एक दूसरे को टच भी करते नहीं है। एंड इसीलिए होता क्या है, हस्बैंड ऑफिस पे जाता है, अपना काम का बॉक्स धीरे से खोलता है, मेक श्योर कि वाइफ का बॉक्स, बच्चे का बॉक्स और कोई टच ना करे, धीरे से अपना काम निकालता है और वो काम करना चालू करता है। एंड वो बाकी की चीजें भूल जाता है। अग्री करते हैं, यस और नो? एंड वाइफ का बहुत बड़ा बॉक्स है दिमाग में। एक चीजें इमोशनली कभी भी थोड़ी भी स्पार्क हुई तो सारे बॉक्स की सारी मेमोरी एक साथ में ऊपर आ जाती है। एंड इसीलिए दोस्तों सोचे कि हस्बैंड जब टीवी देखता है ना, टीवी देखता रहता है, उसको पूछे क्या, पता नहीं क्या कर रहे हो। और मैंने जो बोला ना, नथिंग का बॉक्स होता है। हस्बैंड को कुछ ना करना सबसे ज्यादा प्यारा होता है। आज काई नहीं करूंगा दोस्तों। तो जो मेल का बॉक्स होता है ब्रेन का, उसमें एक काम में वो लगता है और वो एक ही काम को वो पूरा करता है, तब बाकी के बॉक्स दिमाग में नहीं होते। फीमेल के दिमाग में एक बड़ा बॉक्स होता है और सारी डिटेल उसके अंदर होती है। जैसे ही स्पार्क होता है, सारी मेमोरी उसके दिमाग में से बाहर आती है। हस्बैंड सोचता है इतना याद कैसे रखती है। पर दोस्तों, ये बड़े बॉक्स का कमाल है। एंड इसीलिए सारी वाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप आपके जीवन के अंदर जो नेगेटिव मेमोरीज है उसे मिटाना चाहते हो तो पॉजिटिव मेमोरीज को आप बढ़ा दो। जो अच्छी चीजें हैं आपके जीवन में, उसको हर रोज रात को सोने से पहले याद करो। आपके हस्बैंड ने आपको पैसे का फ्रीडम दिया हुआ है, घर चलाने के मामले में कभी वो टांग लड़ाते नहीं हैं। जो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको जरा सोचो, एंड हस्बैंड को माफ करो और थोड़ा भूलो भी, तो हस्बैंड बेचारे जी पाएंगे। दोस्तों, ये बात आती है। एंड देन आफ्टर दोस्तों, हस्बैंड के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है, एंड दैट इज कि अप्रिशिएट योर पार्टनर एंड एक्सप्रेस योर लव। दोस्तों, हमें हमारे लाइफ पार्टनर को अप्रिशिएट करना है, उसकी प्रशंसा करनी है। क्योंकि हस्बैंड जो होता है ना, वो ईगो से ऑपरेट होता है, वाइफ इमोशंस एंड केयर से,
सो वाइफ को हमेशा वैसा कोई व्यक्ति चाहिए, फीमेल को हमेशा वैसा कोई व्यक्ति चाहिए जो उसकी प्रशंसा करे। एंड इसीलिए सारे पापाओं को मैं बोलना चाहता हूं, सारे हस्बैंड को मैं बोलना चाहता हूं, सबसे पहले सारे हस्बैंड अपनी वाइफ की प्रशंसा हर रोज मिनिमम टू मिनिमम एक बार करनी है। और यही आदत एज ए पापा के तौर पे यदि आपके घर में बेटी है और 12 साल से ऊपर की बेटी है तो उसकी भी मिनिमम टू मिनिमम एक बार प्रशंसा होनी चाहिए। दोस्तों, दोनों की प्रशंसा पापा एंड हस्बैंड के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों दोस्तों? जस्ट बिकॉज सोचिए, बेटी के बारे में अभी शेयर करना चाहूंगा। कितने घर हैं जहां पे बेटी है और 10-12 साल से ऊपर की बेटी है? जरा हाथ ऊपर करें। तो यहां पे ये सारे पापाओं के लिए थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि बेटी की मिनिमम टू मिनिमम एक बार प्रशंसा करनी है, वाइफ की उससे पहले कर लेनी है। क्यों दोस्तों? प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, बट सिचुएशन ये है कि बेटी के लिए जो पापा है ना, उसको लगता है कि दुनिया के सारे मर्द या सारे हस्बैंड ऐसे ही होते हैं। एंड यदि आप आपके वाइफ की तारीफ नहीं करते, यदि आप प्यार से मिलजुल के नहीं रहते, तो बेटी के दिमाग में जाता क्या है कि अरेंज मैरिज के बाद सारे हस्बैंड ऐसे ही होते हैं। एंड वो अपना लाइफ पार्टनर खुद ढूंढने की कोशिश करती है। नंबर 1। नंबर 2, बेटी जब 11-12 साल के ऊपर हो जाए, उसके बाद उसको डार्लिंग, स्वीट हार्ट, जाने मन, जो उसको अच्छा लगता हो वैसे शब्दों के साथ आपको उसे बुलाना चाहिए। उसको जो भी डियरिंग वर्ड्स पसंद हो वो शब्द के साथ बुलाना चाहिए। नंबर 1, वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? नंबर 2, आप जब आपकी बेटी को ऐसे प्यार एंड डियरिंग शब्दों के साथ बुलाते हैं तो उससे होता यह है कि उसकी जब प्रशंसा होती है, उसका सेल्फ एस्टीम बूस्ट होता है, तो वो कोई भी आलतू फालतू लड़के के साथ के टच में नहीं आएगी। और यदि इन केस वो बड़ी हो जाए, यदि वो बड़ी हो जाए, कॉलेज में पहुंच जाए और कोई लड़का उसको डार्लिंग करके बुलाए, उसको जानेमन या स्वीट हार्ट कह के बुलाए, बट यदि पापा हर रोज अपनी बेटी को डार्लिंग एंड स्वीट हार्ट करके बुलाते होंगे और वो लड़का उसे डार्लिंग करके फ्लर्टिंग करने की कोशिश करेगा, चिंता मत करो, वो लड़का उसको पापा जैसा लगेगा। तो अपुन तो सेफ। एंड इसीलिए दोस्तों, हमें यदि बेटी को सेफ करना है, हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में बेटी अच्छे संस्कारों के ऊपर चले, इंडियन वैल्यूज एंड इंडियन कल्चर के ऊपर आगे बढ़े, तो उसके लिए हमें उसकी जो मम्मी है, माने हमारी जो वाइफ है, उसको हमें रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, उनके साथ हमें प्यार को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। बट ज्यादातर हस्बैंड अपने प्यार को एक्सप्रेस करते नहीं है, और जब उनको पूछा जाए ना क्यों नहीं करते, तो क्या बोलते मालूम है? बहुत बड़ी फिलॉसफी, प्यार सच्चा है ना तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ या ना? होता है, राइट? अच्छा, बड़ौदा से भी आप आए हुए हैं। ओके, सो दोस्तों, ये फिलॉसफी होती है कि यदि प्यार सच्चा है तो बोलने की जरूरत नहीं है। बट दोस्तों, मैं एक सिंपल सा प्रश्न सारे हस्बैंड को पूछना चाहता हूं। प्यार एक इमोशन है, आप अग्री करते हैं? इमोशन है। सेम वे गुस्सा जो है वो भी इमोशन है। तो जब आपको गुस्सा आता है, वो भी जब सच्चा होगा तो सामने वाले को पता चल जाएगा, एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है। बट जब गुस्सा आता है तब आप वाइफ के ऊपर गुस्सा करते हो, हाँ या ना? अरे सारी वाइफ का रिप्लाई चाहिए, हस्बैंड नहीं बोलेंगे, अभी ईगो हर्ट होगा ना। तो दोस्तों, जब हम गुस्से में होते हैं, जब हमें कोई चीज पसंद नहीं आती, और जो हमारे फ्रस्ट्रेशन या स्ट्रेस के जो इमोशंस होते हैं वो हम यदि निकाल सकते हैं, तो प्यार के इमोशंस को भी दिखाना चाहिए। और दोस्तों, यदि आप प्यार में स्टूपिड नहीं हैं तो आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। आई रिपीट, यदि आप प्यार में स्टूपिड नहीं है, स्टूपिड नहीं हो सकते, तो दोस्तों आप इंटेलिजेंट नहीं हैं। आपकी वाइफ को जो पसंद है, आई लव यू पसंद है, एक गुलाब पसंद है,
कोई भी जो चीज पसंद है, मैं बोलूं वंस इन अ मंथ एटलीस्ट एक आप गुलाब दीजिए, ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है। बट दोस्तों, वाइफ आपके वो जो जेस्चर्स है उसको अच्छी तरीके से अप्रिशिएट करेगी एंड आपका शेयरिंग बढ़ेगा दोस्तों। सो 3 शब्दों के बारे में हमने जाना हुआ था। सबसे पहला शेयरिंग। अब शेयरिंग के लिए ये स्टेप्स हमने जाने। अब नेक्स्ट स्टेप की ओर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, दैट इज केयरिंग। दोस्तों, काफी सारे हस्बैंड वाइफ के अंदर मैंने ये पाया कि वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बातचीत करते हैं, फैमिली के साथ वो टाइम भी बिताते हैं और वो सारी चीजें होती हैं। बट यदि फिर भी प्रॉब्लम होता है, वाइफ के साथ जब शेयर करने बैठे तब प्रॉब्लम होता है, तो शायद केयरिंग नहीं होता। तो शेयरिंग के बाद नेक्स्ट लेवल पे हमें जाना है। तो जो लोग अभी शेयरिंग वाले लेवल पे नहीं है, अपनी वाइफ के साथ खेलने का, कोई एक्टिविटी करने का टाइम निकालते नहीं है, तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट लेवल से ही शुरुआत करनी है। उसको ध्यान से सुनते नहीं है तो फर्स्ट लेवल से ही शुरुआत करनी है। देन आफ्टर सेकंड लेवल पे आगे बढ़ेंगे, दैट इज केयरिंग। और केयरिंग के लिए दोस्तों सबसे पहली, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है एंड दैट इज गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू ईच अदर। हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पे आप दोनों एक दूसरे को सबसे पहली, आई रिपीट, सबसे पहली प्रायोरिटी दे। ज्यादातर हस्बैंड की पहली प्रायोरिटी वाइफ या वाइफ की पहली प्रायोरिटी हस्बैंड नहीं होते। सोचने वाली बात है, हस्बैंड के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होता है? उसका बिजनेस होता है। काफी लोगों के लिए उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनके लिए कोई व्यसन होता है पहली प्रायोरिटी, और वो अपनी वाइफ के लिए शायद वो छोड़ नहीं सकते। मैं बोलता हूं, वाइफ साल पुराना हो, 20 साल पुराना हो, वाइफ बोले कि छोड़ दो, 1 सेकंड में छूट जाना चाहिए। बोले जोरू का गुलाम, मैं बोलूं गुटखा का गुलाम हो, शराब का गुलाम हो, उससे तो अच्छा जोरू का गुलाम, उससे तो अच्छा जोरू का गुलाम दोस्तों। एंड इसीलिए आपके लिए आपकी वाइफ सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। वाइफ के लिए आपके हस्बैंड सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। थोड़े समय पहले कम्युनिटी के लिए डीसा के अंदर सेम टॉपिक के ऊपर मेरा लेक्चर था। ये जब मैं बोल रहा था तो एक भाई साहब खड़े हुए और बोले कि साहब एक चीज पसंद थोड़ी कम आई ये लेक्चर के अंदर। मैंने पूछा क्या कम पसंद आया? बोले पूरा लेक्चर फैंटास्टिक था, सारी चीजें अब मैं मेरे जीवन में अपनाऊंगा, मैंने सारी नोट्स लिखी है, मेरी गलती थी वो मैं सुधारूंगा, बट आपने जो बोला कि पहली प्रायोरिटी पत्नी को दो, मम्मी पापा या बच्चों को नहीं, वो शायद मुझे थोड़ा कम पसंद आया कि मम्मी पापा को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए, बाद में वाइफ को देनी चाहिए। मैंने बोला सही बात है आपकी, बट तो ये नियम आपकी वाइफ के लिए भी एप्लीकेबल करो, ये नियम आपकी वाइफ के लिए भी एप्लीकेबल करो कि उनके मम्मी पापा उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी, तो वो चुपचाप नीचे बैठ गए। दोस्तों, एक सिंपल सी बात बोलता हूं, आपके घर के अंदर, ज्यादातर घरों के अंदर ऐसा होता है कि वाइफ आती है, फिर घर के अंदर छोटे मोटे वो नोकझोंक होते हैं, और फिर ज्यादातर परिवार के अंदर मम्मी पापा से अलग होना होता है। वो परिवारों का जब मैंने साइकोलॉजिकल स्टडी किया, ऐसे काफी सारे केस स्टडीज मैंने देखे, उसके बाद में मुझे एक चीज महत्वपूर्ण ध्यान में आई। वो ये आई कि वो हस्बैंड ने अपनी वाइफ को प्रायोरिटी दी हुई नहीं थी। वो जब शाम को आते और वाइफ की जो भी कंप्लेन थी, जो कुछ भी भड़ास थी, वो सुनते नहीं थे। एंड दैट वाज द रीजन कि वो शायद फैमिली अलग हो गया। बट शायद उसकी जगह पे हस्बैंड ने वाइफ को पहली प्रायोरिटी दी होती और आने के बाद सबसे पहले वाइफ को सुना होता, बाद में मम्मी पापा के पैर दबाए होते, तो दोस्तों गारंटी के साथ बोलता हूं, वाइफ को एक बार यकीन हो जाए कि ये मेरा हस्बैंड मेरा है, मावड़ियो नथी, जो दिन उसको पता चल जाएगा, गारंटी के साथ बोलता हूं, आप आपके मम्मी पापा की जितनी केयर नहीं कर सकते, उससे कई गुना ज्यादा केयर आपकी वाइफ आपके मम्मी पापा की करेगी। एंड मैंने देखा है दोस्तों कि यदि आप आपकी वाइफ को ध्यान देंगे, आपकी वाइफ आपके मम्मी पापा को संभालेगी। और सारी मम्मियों के लिए बहुत ही बड़ी चेतावनी यह है दोस्तों, सारी मम्मियों के लिए, कि बच्चों को पहली प्रायोरिटी ना दे। हस्बैंड ऑफिस से घर पे आए, बच्चे को होमवर्क करा रही है मम्मी, और बेचारा हस्बैंड दूसरे के घर में घुस गए हो ना, वैसा लगता है उसको अटेंड करने वाला कोई होता ही नहीं है। दोस्तों, स्पेशली सारी मम्मियों के लिए ये चीज है, चेतावनी है,
कि बच्चे को छोड़ो, उस समय पे पहले पापा को अटेंशन दो। वो थे तो बच्चे हुए, नंबर 1। नंबर 2, यदि आप आपके हस्बैंड को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, जैसे ही आपके हस्बैंड आया, बच्चों के साथ होमवर्क कर रहे थे, उनको कुछ करवा रहे थे, कोई एक्टिविटी, कोई प्रोजेक्ट करवा रहे थे, बच्चों को बोलो बेटा आप करो, अभी पापा ऑफिस से आए हुए हैं, पापा काम से आए हैं, पापा दुकान से आए हुए हैं, मैं 20 से 25 मिनट वहां पे होके आई। एंड तो जब आपकी बेटी किसी की पत्नी बनेगी, वो अपने पति को संभालना अपने आप सीख लेगी, वो अपने आप सीख लेगी। एंड इसीलिए दोस्तों, ज्यादातर मैंने पाया है हस्बैंड अपने मम्मी पापा को सबसे पहली प्रायोरिटी दें, दूसरी प्रायोरिटी बच्चों को, तीसरी प्रायोरिटी बिजनेस को, चौथी प्रायोरिटी और किसी को, पांचवी प्रायोरिटी फिर या वाइफ की, या छठी प्रायोरिटी आती है। अभी एक इंजीनियर साहब थे, अहमदाबाद की ही बात है, वो आए और उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में काफी सारे चैलेंजेस थे, उनके काउंसलिंग के लिए आए हुए थे। मैंने उनको एक सिंपल सा प्रश्न पूछा, मैंने उनको यह पूछा कि आपके जीवन में आपकी वाइफ आपकी कौन सी प्रायोरिटी में है? वो प्रायोरिटी का मुझे लिस्ट बना के दे। 5 मिनट वो बैठे और उन्होंने लिस्ट बनाया, उनकी वाइफ उनके जीवन में छठी प्रायोरिटी पे थी। सोचने वाली बात है। आज रात को घर पे जाके यदि आप सोचेंगे तो शायद हमने हमारे लाइफ पार्टनर को शायद पहली प्रायोरिटी दी हुई नहीं है। एंड दैट वाज द रीजन कि वो प्रॉब्लम था। मैंने उनको सिंपल सी बात बोली, आपके बिजनेस को साइड पे करो, सारी जो भी पहली 5 एक्टिविटी है, प्रायोरिटी है, उसको साइड पे करो, फर्स्ट प्रायोरिटी वाइफ को दो। एंड 1 महीने के बाद मुझे मिलने के लिए आना। 1 महीने के बाद आए, मुझे बोले साहब बड्डू जो फैंटास्टिक छे, कोई जो प्रॉब्लम न थी। सोचने वाली बात है दोस्तों, सोचने वाली बात है। तो वाइफ को, बच्चों को बाद में, पति को पहले संभालना है, एंड पति को, वाइफ को पहले संभालना है। देन आफ्टर आप कोई आपकी जो अच्छी मेमोरीज है, गुड मेमोरीज है, आप उसको अलाइव रखें। मे बी आप जब फर्स्ट कोई रेस्टोरेंट में गए थे, जब भी 15 दिन 20 दिन या महीना होता है, आपको वैसा फील होता है कि जो चार्म था वो शायद थोड़ा कम हो रहा है, वाइफ का रोम रोम एंटिक लग रहा है। उस समय पे आपको क्या करना है? उस समय पे जो रेस्टोरेंट में आप फर्स्ट टाइम मिले हुए थे वहां पे आप जा सकते हैं। शायद आपका हनीमून का जो एल्बम है उसको आप वॉर्डरोब में ना रखें, उसकी जगह पे आपके ड्राइंग रूम की सेंट्रल टिपोय के ऊपर रखें। वहां पे हम ज्यादातर न्यूज़पेपर रखते हैं। नेगेटिविटी, अरे बाबा ऑलरेडी इतनी ज्यादा नेगेटिविटी है, उसको साइड पे रखो, उसको वार्डरोब में रखेंगे चलेगा। पर दोस्तों आपके जो गुड मेमोरीज है, पॉजिटिव मेमोरीज है, आप उसको आपकी नजर के सामने रखें, उससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। एंड जब आप वो एल्बम को देखते हैं, जब आप वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब आप वो कोई डेस्टिनेशन पे जाते हैं, या जो मूवी आप दोनों ने मिलकर साथ में फर्स्ट टाइम देखा हुआ था, वो मूवी को फिर से जब आप देखते हैं दोस्तों, तो गारंटी के साथ बोलता हूं फिर से वो प्यार, फिर से वो कैरिंग का एटीट्यूड बाय डिफॉल्ट आना शुरू हो जाता है। अग्री करते हैं यस और नो? तो यस दोस्तों, देन आफ्टर हमें ये फाइंड आउट करना है कि हमारे लाइफ पार्टनर को क्या अच्छा लगता है, हम वैसा क्या करें कि उससे मेरे पार्टनर को खुशी मिलती है। मे बी उनके लिए मैं स्वीट डिश बनाऊं, मेरे पार्टनर को बुक्स पढ़ना पसंद है, तो ज्यादातर हस्बैंड को बुक पढ़ना पसंद हो और वाइफ हमेशा उसको कोसती रहती है कि आप बस बुक पे ही पूरे दिन लगे रहते हो, मेरे पे तो ध्यान ही नहीं देते। कोई हस्बैंड होते हैं जिनको बॉडी बिल्डिंग का, एक्सरसाइज का शौक होता है, तो जो वाइफ है उसी बात को लेकर उन्हें कोसती रहती है। या वाइफ की जो अच्छाई है, जिससे उसे खुशी मिलती है, उस बात में हस्बैंड उनको कोसते रहते हैं। जो उनके प्लस पॉइंट है उन्हीं को वो कोसते हैं। सो दोस्तों ऐसा हमें नहीं करना है। हमें हमारे लाइफ पार्टनर के लिए उनको जो पसंद है वैसा कोई काम ढूंढना है, एंड वो हम शायद उनको करने में हेल्पफुल हो सकते हैं। और उसके लिए थोड़े समय पहले एक मूवी आया था, दैट वाज दी बागवान मूवी। उसके अंदर परेश रावल और उनकी वाइफ दोनों के बीच का एक छोटा सा संवाद है कि हमारी वाइफ को पसंद हो वैसा कुछ हमें करना चाहिए। ऐसी ही गलती आप कर सकते हैं, बट वो गलती वैसी होनी चाहिए जो आपके लाइफ पार्टनर को पसंद हो, जो उसे खुशी देती हो। जैसे मैं मेरी बात करूं तो मैं बोलने में अच्छा हूं, बट मैं गाने में उतना ही खराब हूं।
क्योंकि मैं जब गाना गाता हूं तो शायद ऐसा ही कुछ होता है, एक या दो या तीन गाने मिक्स होते हैं, मुझे पता नहीं चलता। तो मैं यदि गाना गाऊं तो आप लिटरली सो जाएंगे या फिर आप मुझे चप्पल मारेंगे। तो मैं जब वैसे गाने गाता हूं, दो तीन गाने जब मिक्स हो जाते हैं तो वो मेघा को बहुत अच्छी खुशी देते हैं। सो जब भी मुझे उनको मूड में लाना होता है तो मैं उनके लिए कोई गाना डेडिकेट करता हूं, उनके लिए कोई गाना गाता हूं, और वो गाना जब गलत निकले ना तब वो मुझे अगेन सुधारते हैं, बोले ये नहीं, ये तो ये दूसरा गाना मिक्स कर दिया, तो उसमें उनको खुशी मिलती है। सेम वे दोस्तों, आपके लाइफ पार्टनर को कौन सी ऐसी चीज है जिसमें उनको खुशी मिलती है, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, एंड आपको उनकी जो केयर करनी है वो उस तरीके से करनी है जो आपको पसंद हो वैसे नहीं, जो उनको पसंद हो वैसे। सेम वे एक फॉर्मूला जो आज के बाद आप आपके घर के अंदर अपना सकते हैं, दैट इज, उसके लिए दोस्तों बर्ड सेंचुरी आपने नाम सुना हुआ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने नाम सुना हुआ है। सेम वे ये जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने जा रहा हूं, एंड दैट इज हस्बैंड वाइफ सेंचुरी। अब बर्ड सेंचुरी हो, उसमें बर्ड को कोई हर्ट नहीं कर सकता, बर्ड्स जितने भी हैं वो सारे सेफ है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो वहां पे वो भी सारे सेफ है। सेम वे दोस्तों यहां पर हस्बैंड वाइफ सेंचुरी मीन्स आपको आपके घर के अंदर एक प्लेस डिसाइड करना है कि जिसको आप हस्बैंड वाइफ सेंचुरी बोलेंगे। मे बी अ सोफा, मे बी अ बेड, मे बी योर बेडरूम, मे बी योर ड्राइंग रूम, मे बी अ टेरेस, मे बी अ बालकनी, कुछ भी हो सकता है कि जो जगह पे जाने के बाद आप एक दूसरे के साथ कभी भी कोई भी सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ सेंचुरी। सो मे बी ज्यादातर सिचुएशन में मैंने ये पाया है कि हस्बैंड कुछ बोलना चाहता है, वाइफ सुनने के मूड में नहीं है, और फिर तकरार शुरू होती है, या तो वाइफ बोलती है, हस्बैंड सुनने के मूड में ना हो। दोस्तों आप आज घर जाके वो कोना, वो सोफा, वो झूला, कुछ आप डिसाइड करें कि जो हस्बैंड वाइफ सेंचुरी होगा उसके ऊपर वो छोटा सा स्टिकर भी लगा दे ताकि याद रहे, क्योंकि अच्छी चीजें ज्यादातर याद रहती नहीं है। तो दोस्तों उसे लिखे, आपका बेडरूम तो उसके ऊपर हस्बैंड वाइफ सेंचुरी नाम लिखे, और उसके बाद में करना क्या है, अभी आप घर पे आए, दरवाजा खुला, वाइफ का मुंह खुला, आज सुनने का मूड नहीं है क्योंकि ऑलरेडी बॉस की सुन के आए, तो अभी क्या करना है, वाइफ बोलना चालू करे तो उसका हाथ पकड़ना है और वो हस्बैंड वाइफ सेंचुरी में लेके जाना है। उसका मतलब यह हुआ, उसको पता चल गया कि अभी साहब सुनने के मूड में नहीं है, तो वो बाद में अपनी बातें शेयर करेंगे। सो डिसाइड अ प्लेस कि जहां पे आप एक दूसरे के साथ सेफ एंड केयरिंग वाला फील कर पाए दोस्तों। एंड देन आफ्टर थर्ड चीज के लिए हम आगे बढ़ते हैं, एंड दैट इज द डेयरिंग। सबसे पहला शब्द क्या था, शेयरिंग, सेकेंड केयरिंग, एंड थर्ड वन इज डेयरिंग। दोस्तों डेयरिंग का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के सामने करते हैं वो नहीं। दोस्तों अच्छी हैप्पी मैरिज लाइफ के लिए यदि आप लोगों के साथ बात शेयर करूं तो अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ एक दूसरे के सामने देखने में नहीं है। हैप्पी मैरिड लाइफ का मतलब है आप दोनों एक दिशा में देखें, एक दूसरे के सामने नहीं, एक दिशा में देखें, वो सही मायने में हैप्पी मैरिड लाइफ है। एंड इसीलिए आप दोनों को आज कोई एक गोल डिसाइड करना है, एक लक्ष्य डिसाइड करना है कि वो लक्ष्य के ऊपर, वो गोल के ऊपर आप काम करेंगे। एंड वो गोल वैसा होना चाहिए कि वो आप अकेले पूरे कभी ना कर पाए, वैसा सिचुएशन हो, वैसा बड़ा गोल होना चाहिए। ज्यादातर जब आपके जीवन में आपका कोई गोल नहीं होता तब प्रॉब्लम बड़ा होता है, और जब आप लक्ष्य डिसाइड कर लेते हैं तब दोस्तों प्रॉब्लम छोटा हो जाता है। एंड इसीलिए आप आज दोनों साथ में मिलते हुए कोई एक लक्ष्य डिसाइड करें, कोई एक गोल डिसाइड करें जो आप दोनों साथ में मिलकर अचीव करना चाहते हैं। मे बी कोई अच्छी कार हो सकती है, मे बी कोई अच्छा घर हो सकता है, मे बी आपके रिटायरमेंट के लिए कोई फंड इकट्ठा करना हो सकता है, मे बी बच्चों का एजुकेशन या बच्चों का शादी हो सकता है। उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक गोल डिसाइड करना है। वो गोल वैसा होना चाहिए कि वो आप अकेले पूरे नहीं कर पाएंगे, दोनों को साथ में मिलते हुए उसके ऊपर काम करना पड़े, वैसा बड़ा गोल दोनों का होना जरूरी है। ज्यादातर हस्बैंड के जीवन के लक्ष्यों के बारे में आप पूछेंगे,
वाइफ को उनके जीवन के लक्ष्य के बारे में पूछेंगे तो दोनों की गोल की डायरेक्शन कैसी होती है, अलग अलग होती है। एंड दैट इज द रीजन कि जीवन में सारे प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। बट दोस्तों, जब आप डिसाइड करते हो कि आपको BMW चाहिए तो वाइफ को पूछो कौन सा कलर। आप डिसाइड करते हो कि बच्चे के लिए मुझे ये वैल्यूज, बच्चे के लिए ये संस्कार, बच्चों के लिए ये एजुकेशन चाहिए, तो उसके अंदर आप डिसाइड करो कि कौन कौन सी एडवाइस देगा। बट ज्यादातर केस में हम वो डिसाइड करते ही नहीं हैं। एंड दोस्तों, यदि आप बच्चों से रिलेटेड कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, फैमिली से रिलेटेड डिसाइड करना चाहते हैं गोल बनाने के बाद में, तो आप वो डिसाइड कर सकते हो कि जो छोटी छोटी बातें हो उसके अंदर वाइफ ध्यान दे, जो बड़ी बड़ी बातें हैं उसके ऊपर हस्बैंड ध्यान दे। एंड छोटी छोटी बातों में हस्बैंड कभी भी अपनी टांग लड़ाएंगे नहीं, और बड़ी बड़ी बातों में कभी वाइफ टांग नहीं लड़ाएगी। अब छोटी छोटी बातें क्या और बड़ी बड़ी बातें क्या, वो अब हम डिसाइड करें। तो बच्चों से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड कुछ हो, कुछ सेविंग से रिलेटेड, कुछ खाने पीने से रिलेटेड, कुछ बच्चों को कहीं पे घूमने ले जाने से रिलेटेड कुछ भी हो, तो आप वो वाइफ को सौंप दे। वो छोटे छोटे डिसीजन है, आप उनको दे दें। कुछ सेविंग से रिलेटेड कुछ भी ऐसा हो तो आप उनको दे दें। बड़े बड़े डिसीजन, अब नरेंद्र मोदी को नेक्स्ट स्टेप क्या उठाना चाहिए, केजरीवाल अब क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे, वो बड़े बड़े डिसीजन है, वो आप लो। उसमें वाइफ टांग नहीं लड़ाएगी। और घर के जो छोटे छोटे डिसीजन है उसमें आप टांग नहीं लड़ाएंगे। क्या प्रॉमिस दे सकते हैं? दोस्तों, वैसे भी लेते चलता किधर है, तो सीधा छोड़ दो ना। ज्यादातर घरों में मैंने देखा है होता क्या है मालूम है, वाइफ पूछती है सुबह सुबह में, हस्बैंड ऑफिस के लिए निकलते हैं और पूछती है शाम को क्या बनाऊं। और हस्बैंड के लिए सबसे डिफिकल्ट प्रश्न है क्या बनाओ, हाँ या ना। तो होता क्या है कि वाइफ पूछती है, हस्बैंड बोलते हैं ऐसा करना पाव भाजी, बोले नहीं अभी गर्मी है, अभी सारे जो वेजिटेबल्स मिलने चाहिए वो शायद मिले ना मिले, अभी थोड़े वेजिटेबल्स है वो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, मसाला डोसा, उसके लिए तो जो खीरा चाहिए वो अभी नहीं है, वो आपने बोला होता तो मैं बना के रखती, ये वो वगैरह वगैरह। फिर तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, पांचवें ऑप्शन के समय पे यदि पति के ब्रेन का रिपोर्ट निकाला जाए ना, तो पूरा बेचारा एग्जॉस्ट हो चुका होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा और दिमाग का सबसे ज्यादा उपयोग कर लिया होगा, कुछ नहीं सूझेगा। आलू का सब्जी और भाखरी और खिचड़ी बना दे, बोले ये तो कल ही बनाया था। तो बाबा ऐसे कामों में आपका दिमाग लड़ाते क्यों हो, मेरे जैसा रखो, जो बनाना है बनाओ, मैं खा लूंगा। वैसा हमें रखना है दोस्तों, राइट। देन आफ्टर डेयरिंग यदि हमें करना है तो दोस्तों हमें हमारे लाइफ पार्टनर ने कोई डिसाइड किया हुआ है, कोई नियम, उसे हमें ओवररूल नहीं करना है। ज्यादातर घरों के अंदर देखा गया है कि हमारी पत्नी कुछ डिसाइड करती है बच्चों को लेकर कि उन्हें कहीं पे भेजना नहीं है और हम भेजना शुरू करते हैं। मम्मी बोले आइसक्रीम खाना नहीं है, बच्चा पापा के पास दौड़ के आता है और क्या बोलता है, मुझे पापा आइसक्रीम दिलाओ। पापा पैसा देते हैं और आइसक्रीम खिलाते हैं। मम्मी ने जो डिसीजन लिया उसको वो ओवररूल करते हैं। सो मेक श्योर कि आज के बाद हमें उनको ओवररूल करना नहीं है। एंड देन आफ्टर दोस्तों, देन आफ्टर सबसे लास्ट में हम यहां पे जानेंगे, डेयरिंग के लिए हमने गोल डिसाइड किया, एक दूसरों को हम ओवररूल नहीं करेंगे। एंड दोस्तों, महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार जब आप एक दूसरे के साथ हो तो कॉमनली टाइम बिताना है, वैसा टाइम कि जहां पे आप एक दूसरे का कोई फेवरेट सॉन्ग प्ले करें। एक ऐसा समय होना चाहिए जहां पे आप एक दूसरे के हाथों में हाथ हो, आंखों में आंखें हो और उनको जो पसंद हो वैसा कोई सॉन्ग आप प्ले करें। एंड दोस्तों, महीने में एक बार ऐसा होना चाहिए, महीने में मिनिमम एक बार ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब आपका लाइफ पार्टनर आपको लगता है कि आपके साथ है तो दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा जोखिम ले सकते हैं। जो लोग सुसाइड करते हैं पैसों के लिए सुसाइड नहीं करते,
उस समय पे साथ देने वाली वाइफ साथ में नहीं होती, या बड़े से बड़ा कर्जा हो जाए उस समय पे यदि वाइफ बोले कि आप चिंता ना करें मैं आपके साथ हूं, तो 20,000 30,000 करोड़ का कर्जा वो चुकाने के लिए हस्बैंड के अंदर हिम्मत आ जाती है। आप अग्री करते हैं यस और नो? पर दोस्तों ज्यादातर केस में ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होते, क्योंकि उसके लिए हम कोशिश नहीं करते। तो इसकी शुरुआत हम अभी से करें, राइट? तो सबसे लास्ट में अभी हम एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए, एक दूसरे की आंखों में देखते हुए ये गाने को एंजॉय करने वाले हैं, जहां पे आपके लाइफ पार्टनर के जो भी प्लस पॉइंट्स है, जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है, जो भी वो सिचुएशन की जहां पे उसने आपको साथ दिया है, वो हर लम्हों को आपको याद करना है। और उसके लिए आपकी लाइफ पार्टनर के आंखों में देखना है। ज्यादातर लोग देख भी नहीं पाते क्योंकि आदत ही नहीं है। सो दोस्तों शुरुआत करनी है हमें, और उसके लिए जल्दी से आपके लाइफ पार्टनर का हाथ पकड़े, थोड़ा सा चेयर टर्न करना चाहे तो थोड़ा सा टर्न कर सकते हैं ताकि एक दूसरे को आप प्रॉपरली देख पाए। जो अकेले आए हैं वो आंखें बंद रखे एंड वो अपने लाइफ पार्टनर को विजुअलाइज करे। जिनके लाइफ पार्टनर नहीं है, काफी सारे लोग सिंगल है, वो एडवांस में तैयारी करने के लिए आए हुए हैं, तो वो अपने मम्मी पापा को देखे कि उनका आपके जीवन में क्या रोल है, राइट? सो दोस्तों हाथ पकड़ना है प्यार से, राइट? जल्दी से सभी लोग हाथ पकड़ेंगे और एक दूसरे की आंखों में देखना है। दोस्तों ऐसा ही समय हमें बिताना है महीने में तकरीबन एक बार, कि जहां पे आप दोनों अकेले हो, वहां पे हमें बच्चों को साइड पे छोड़ना है और जो भी फैमिली मेंबर्स है उनको साइड पे छोड़ते हुए एक दिन 15 से 20 मिनट महीने में क्या ऐसा निकाला जा सकता है समय? मुझे सभी लोगों का रिप्लाई चाहिए, यस और नो? दोस्तों ऐसा समय हमें निकालना है। मुझे कोई पूछे कि हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता कैसा, तो मैं बोलूंगा दो पैरों का जैसा। हस्बैंड एंड वाइफ का रिश्ता कैसा? तो दो पैरों जैसा, कि जब एक पैर आगे हो तो दूसरा पैर पीछे होने में कभी छोटा महसूस ना करे, और वो पैर जब रुक जाए, वो पैर हस्बैंड का पैर जब रुक जाए तो वाइफ आगे आ जाए, तब हस्बैंड को बुरा ना लगे एंड तब हस्बैंड आगे बढ़े। कभी वाइफ आगे बढ़े, कभी हस्बैंड आगे बढ़े, कभी वाइफ आगे बढ़े, और वैसा करते करते हमारा पूरा जीवन, पूरा संसार आगे बढ़े। तो कभी आप थोड़े पीछे हो तो टेंशन लेना नहीं है, आप कभी आगे आएंगे, और हस्बैंड आप आगे हैं तो कभी पीछे हो तो बीच में ईगो को लाना नहीं है। दोस्तों बीच में ईगो को लाना नहीं है।